Scriptution, a place for all the rankers. We have already started with our chapter number 9, that is fundamental rights and duties as well as directive principles of class 9. Secondary thing is this that we are here once again with the fourth installment to that what we have taken up to now. So up to now we have gone through the introduction and human rights. In the second video we have talked about right to equality, and in the third installment we have gone through right to freedom, and today we are going to discuss about right against exploitation and many more. So let's begin the lecture of today. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर के अपने फंडामेंटल राइट से, जो क्या है, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन माने क्या? तो एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण। जो एक आदमी दूसरे आदमी का करता है उसे बोलते हैं शोषण। तो एब्सोल्यूट राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो चलिए पढ़ते हैं और आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is to see any person does not suffer exploitation at the hands of other person and exploitation free society is established. एक्चुअली हमारे जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो संविधान है, उसका मेन पर्पस, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हमें एक ऐसे समाज को एस्टैब्लिश करना है, हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी है जहां एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन करता ना हो। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट। और इसी राइट के जरिए यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के जरिए वो लोग क्या क्या रोकना चाहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें प्रोहिबिट करना चाहते हैं या प्रोहिबिट हुई है। तो वो सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यू नो दैट बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को ओके ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाल देते हैं और सभी गलत चीजें उन लोगों से करवाते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कंट्रोल में लेने के लिए ये राइट बनाया गया। तो एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल दी मैनर्स। ओके, यहाँ पे कोई एक बारे में एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन हर किसी भी फॉर्म में अगर होगा तो वो उसको ये राइट प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बहुत सारी फिल्में ऐसी है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बन भी चुकी है। ड्रजरी, ड्रजरी का मीनिंग क्या होता है? तो ड्रजरी का मीनिंग होता है कठिन परिश्रम। बहुत बार क्या होता है, इट इज एन ओल्ड टर्म एक्चुअली। कठिन परिश्रम, ड्रजरी इज एन ओल्ड टर्म, जिसमें क्या होता है कि पैसे बहुत कम दिए जाते हैं या ना के बराबर पैसे दिए जाते हैं और उस आदमी से कठिन या कठोर परिश्रम करवाया जाता है, उसे बोलते हैं ड्रजरी। ओके, बस स्लेवरी नहीं होती, बस स्लेवरी के बाद का जो स्टेप आता है उसे बोलते हैं ड्रजरी, उसके आगे स्लेवरी। यहां पे एक आदमी दूसरे आदमी को गुलाम बना के नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यहां इंडिया में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये सारे क्या है, तो ये सारे समाज के एविल्स है जो आज के मॉडर्न युग में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें इस राइट की वजह से कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन में आती है? तो दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रजरी, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आर बैंड। और ये सारी चीजें, फोर्स्ड लेबर यानी उसे काम नहीं करना लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ कर ही लेते हो या ऐसा कोई फोर्स उस पर रख ही देते हो कि उस बेचारे को वो काम न करते हुए भी करना पड़े। तो एब्सोल्युटली अगर ऐसा कुछ समाज में हो रहा है तो ये सारी चीजें बैन करने के लिए ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का फंडामेंटल राइट्स इंडिया के सारे सिटीजन्स को दिया गया है। द वायोलेशन ऑफ दिस राइट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आपने इस लॉ का उल्लंघन अगर करने की कोशिश की तो यस, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कानून आपको सजा जरूर से देगा। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, forced labor or imposed slavery, work without pay and the old drudgery system
हैज टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट। कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे एंड करने की बात की गई है? तो सबसे पहले चिल्ड्रन एंड वीमेन, ओके, इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, ओके। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि औरतों और बच्चों का इलीगल ट्रेडिंग होता है, ओके, बहुत सारे पर्पजेस की वजह से। तो वो उसको हमें कंट्रोल में लाना है, उसको एंड करने के लिए हमें ये फंडामेंटल राइट चाहिए, ओके। फोर्स लेबर, ओके, या स्लेवरी, फोर्स लेबर बोलो, ड्रजरी बोलो, स्लेवरी बोलो, वो सारी की सारी चीजें वही है। या कम पैसों में ज्यादा काम करवाओ, या पैसे दो ही ना और किसी से काम करवा लो, ओके। तो ये सब चीजें क्या हैं? तो इन सब चीजों को ही कंट्रोल करने के लिए या इन सब चीजों का ही अंत लाने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है हमको। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेस। अगर आप किसी से काम करवा लेते हो और उनको पे नहीं करते हो तो आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। या कई बार कई सारे होशियार लोग क्या करते हैं, ओके, जो ज्यादा ही वाइज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, काम बहुत सारा करवाते हैं लेकिन पैसे बहुत ही कम देते हैं। जो मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस, हर एक लेबर के लिए एक मिनिमम वेज या कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। तो एक मिनिमम वेज नक्की किया हुआ है, डिसाइड किया गया है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको मिनिमम वेजेस से भी कम देते हैं, ओके। फोर्स और इम्पोज लेबर इज अ पनिशेबल एक्ट, ओके। अगर आप किसी को फोर्स और इम्पोज लेबर करते हैं या ड्रजरी के ले जाते हैं तो इट इज लाइक स्लेवरी, ओके। और वो सारी की सारी चीजें किसमें आती है? पनिशेबल ऑफेंस में आती है, यानी आपको कानूनन सजा हो सकती है। तो ध्यान रखना चाहिए इन सारी की सारी चीजों का। एनी चाइल्ड, ये एक एमसीक्यू का मैटर बन सकता है। Any child under the age of 14 cannot be made to work in a factory, okay, in a factory, mine, or any dangerous profession, garage, hotel, or cannot be employed as a household servant। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने भी कई जगहों पर बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखा गया है कि 14 साल की कम उम्र का बच्चा कोई किसी भी फैक्ट्री, कोई खदान या कोई ऐसी डेंजरस प्रोफेशन में काम नहीं कर सकता। डेंजरस प्रोफेशन के अलावा गराज हो, होटल हो, या तो अपने घर के कामों के लिए भी हम 14 साल के कम उम्र वाले लड़के या लड़की को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सबसे पहले आप सुन लीजिए, शायद आपके घरों में भी कोई छोटा बच्चा घर के काम के लिए आता हो, ओके, लेकिन अगर वो 14 साल की कम उम्र का है तो समझ लीजिए कि वो आपके पेरेंट्स के लिए एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है अगर कोई कंप्लेन करता है तो। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेस, ओके। और इसके लिए क्या है भाई? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ओके। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर का जो एक्ट है, इनमें इन सभी के लिए यू नो दैट के पनिशमेंट की इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट किया हुआ है या कोई ना कोई प्रावधान रखा गया है। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर of the state military services in any field irrespective of religion, gender, caste or class with or without remuneration, okay। तो सबसे पहली बात आप इतना आराम से जान लीजिए, ओके, कि कई बार हो जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए या मिलिट्री सर्विसेज के लिए, ओके, या ऐसी ही कोई फील्ड के लिए, ओके, विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मीनिंग क्या बोलते हैं? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक माने क्या? हायर करना, HIRE, हायर करना, ओके। तो एब्सोल्युटली इन सारी सर्विसेज के लिए कोई भी जाति, धर्म, जेंडर या क्लास का आदमी किसी भी तरह से हायर किया जा सकता है। अगर आपको हायर किया गया है पब्लिक वेलफेयर के लिए, स्टेट मिलिट्री सर्विसेज के लिए या ऐसी ही कोई सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए आपको वेतन मिले या ना मिले, ओके, आपको काम करना ही है। वो
एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आता, यो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आता। आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम के लिए आपको हायर किया जाता है, यानी कि रेम्यूनरेशन आपका होता है, या स्टेट मिलिट्री सर्विसेज के लिए होता है, या ऐसी ही कोई सर्विस जो स्टेट के साथ जुड़ी हुई हो, अगर उसमें आपको हायर किया जाता है तो कोई जाति, धर्म या कास्ट कुछ भी देखा नहीं जाएगा। और अगर आपको सैलरी दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती, आपको कमीशन में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। अगर नहीं दिया जा सकता तो आप इसे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं मान सकते। इसका एक बढ़िया वाला एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो आपने बहुत सारी फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि पुलिस वालों का खबरी रहता है। ओके, तो जो खबरी रहता है ना, वो क्या काम करता है, तो वो खबरी वैसे तो नेशन के लिए काम करता है, स्टेट के लिए काम करता है, और जितने भी वो क्रिमिनल्स टाइप के लोग होते हैं उनकी जो कोई भी एक्टिविटीज रहती है या मूवमेंट्स रहती है उनकी जानकारी वो पुलिस वालों को देते हैं। आप जानते हो पुलिस वाले जो उनको पैसे देते हैं वो अपनी जेब से निकाल के देते हैं, या स्टेट उनको कोई रुपए नहीं देता, लेकिन पुलिस वाले ऐसा सोचते कि ये आदमी अगर मेरा खबरी है तो उसके घर को चलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पुलिस वाले भाई साहब क्या करते हैं, अपने इंस्पेक्टर भाई साहब क्या करते हैं, अपनी जेब से अपना रुपया निकाल के उनको देते हैं। ओके, राइट। तो नेशन को, अब वो जो खबरी लोग हैं वो नेशन के पास पैसे नहीं मांग सकते। ओके, भले ही उनको हायर किया गया हो या ना किया गया हो, या ये आपका फर्स्ट राइट है कि आपको देश को बचाना है, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिला है वो इसी नेशन से मिला है, तो यू आर जस्ट गिविंग इट बैक, राइट। तो पुलिस वाले के जो खबरी रहते हैं उनको पुलिस वाले अपनी जेब से पैसा देते हैं। हाँ, ये सरप्राइजिंग होगा, नहीं कोई नेशन खबरियों को पैसे नहीं देता। वो किसकी जेब से जाते हैं, वो पुलिस वाले जो अपने भाई साहब खड़े हैं ना बाहर, ओके, बस उनकी जेब से जाता है। यस, वो अपनी सैलरी का अमुक हिस्सा अपने खबरियों को दे देते हैं, या और वो ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, अपने नेशन को बचाने के लिए कर रहे हैं। बढ़िया वाली चीज है, बढ़िया वाली चीज। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। कोई भी धर्म अपना लो भाई, इंडिया में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं हम लोग। चलिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजियन ऑफ चॉइस, can promote and propagate the same is mentioned in the provision of the constitution of India। तो भारत के संविधान अनुसार भारत का कोई भी नागरिक कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वो अपने धर्म का प्रचार भी यानी कि प्रोपोगेट भी कर सकता है और अपने धर्म को प्रमोट भी कर सकता है, अंडर सम लिमिटेशंस। यस, अंडर सम लिमिटेशंस आई कैन से, बट दिस राइट इज टू बी एंजॉयड विद इन परमिसिबल लिमिट्स। यस, यहाँ पे लिख दिया ना कि ये सारी चीजें आप एंजॉय कर सकते हो, अपने धर्म को आप पूरा एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं है। ओके, जो करना है आपका आपका धर्म जो आपको अलाउ करता है वो सभी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन विद इन परमिसिबल लिमिट्स, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या जो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जिससे दिक्कत आ रही है तो वो नहीं चलेगा। ओके, हाँ, लेकिन आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओके, या पब्लिक मैनेजमेंट में या लोगों को इससे कोई लोगों की भावनाएं अगर इससे आहत नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, चलो कीजिए। मॉरालिटी एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, या और लोगों के मॉरालिटी को भी ये हर्ट नहीं करना चाहिए, या आपके कोई रिचुअल से किसी की हेल्थ या पब्लिक हेल्थ अगर बिगड़ रही है तो वो काम नहीं आप कर सकते। आप जानते हो कि भाई दिवाली के टाइम पे सभी लोग फटाके जलाते हैं, ओके, लेकिन फटाकों के धुआं से कई बार क्या होता है, मैं तो दोनों में बोलूंगा, दिवाली में भी बोलूंगा और 31 दिसंबर को भी बोलूंगा, कि बहुत सारे लोग बहुत सारे फटाके जलाते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है कि एनवायरमेंट का नुकसान होता है। ओके, लेकिन चलिए कोई नहीं, अपना देश बहुत ही ओपन माइंडेड ये सबको करने देता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा बोलता तो जरूर से बहुत सारे लोग आपको इतना तो बताते तो है कि जितना कम हो सके उतने कम फटाके जलाएं। सही
सही है कि नहीं है, तो ये सब क्या है, पब्लिक की हेल्थ के लिए है, तो इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, वी कैन स्पीक, इट इज इंक्लूडेड इन दैट, फाइन। द रिलीजियस गैदरिंग्स ऑफरिंग ऑफ प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। अब सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि जो रिलीजियस गैदरिंग्स होते हैं या ऑफरिंग्स होती है या प्रेयर्स होते हैं, ओके, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती। अगर स्टेट चाहे तो वो रिलीजियस गैदरिंग्स या ऑफरिंग्स और प्रेयर को कंट्रोल या स्टॉप कर सकता है। आप जानते हो अभी कोरोना चल रहा है, तो सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स आर curtailed, आर कंट्रोल्ड, आर स्टॉप्ड, यू नो दैट वेल, ओके। तो कर सकता है स्टेट, ऐसा कर सकता है। उस टाइम पे अभी कोरोना के टाइम में ऐसा नहीं बोल सकते आप कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मेरा हर्ट हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट्स हर्ट हो रहा है, नहीं। गैदरिंग्स और ऑफरिंग ऑफ प्रेयर्स अभी स्टॉप है, तो आपको स्टॉप रखना ही पड़ेगा ड्यू टू दिस पैंडेमिक। हाँ, ये सब चला जाएगा बाद में, इंडिया अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज ओपन माइंडेड कंट्री, तो ये सब कुछ शुरू भी हो जाएगा, आप भी जानते हो ये सारी चीजें। द स्टेट ऑफ इंडिया does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principles of any religion or sect। क्या बात है बॉस, क्या बात है। यहाँ पे सबसे बढ़िया वाली लाइन क्या लिखी है मालूम है, इंडिया का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म इंडिया के हैं। आप सोचिए यार, इंडिया का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म इंडिया के हैं, क्या बात है, ओके। और इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पावर्स विल नॉट रन ओवर एनी प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजियन और सेक्ट, ओके। किसी भी धर्म के अनुसार इंडियन स्टेट नहीं चलेगा, या यहाँ पे कोई भी कानून किसी भी धर्म आधारित हो ही नहीं सकता, ओके। या कोई धर्म या समुदाय या कोई जाति आधारित कानून बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कोई जाति आधारित या कोई धर्म अनुसार कोई प्रिंसिपल्स, उनके जो प्रिंसिपल्स है उनके अनुसार अगर देश चलेगा या नेशन चलेगा, बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, इसी वजह से। द स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी ग्रुप, ओके। स्टेट कभी भी एंटर नहीं कर सकता रिलीजियस मैटर्स में, या उनकी जो रिलीजियस बिलीफ्स रहती है उनमें स्टेट एंटर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर उससे किसी की भावनाएं आहत होती है या किसी को नुकसान होता है तो स्टेट जरूर से उसमें इंटरफियर करेगा। या सुपरस्टिशन चलती रहती है अपने देश में, लेकिन जब सुपरस्टिशन एक हद तक अगर चलती है तो ठीक है, लेकिन सुपरस्टिशंस की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है या किसी को हर्ट हो रहा है या इट इज अ हार्मफुल डीड, तो गवर्नमेंट या स्टेट उसमें जरूर से एक्शन ले सकता है, आप समझ लीजिए। द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एनी रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर देम फॉर रिलीजियस एंड फिलैंथ्रोपिक एम्स, ओके। बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, ऐसा हम जरूर से बोल सकते हैं, ओके। कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो क्या हो सकते, तो वो अपनी धार्मिक संस्थाएं एस्टैब्लिश कर सकती है, उनका संचालन कर सकती है, उनका मैनेजमेंट कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। और एब्सोल्युटली ये सारी की सारी फ्रीडम वो सभी धार्मिक समुदाय और धार्मिक संस्थानों को दिए गए हैं कि आप आराम से उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करिए, उसको रन कीजिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए, जो करना है आप कीजिए, आपके रिलीजियस अनुसार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स collected through public taxes or public fund for the benefit and development of any specific religious and sect। लेकिन ये चीज भी याद रखिएगा कि स्टेट ने जितने भी पैसे इकट्ठा किए किस तरह से, तो पब्लिक फंड्स से जो पैसे आते हैं, पब्लिक फंड्स में कौन कौन से आते हैं, तो पब्लिक डायरेक्टली बहुत सारी चीजें फंड करती है। अभी कोरोना का फंड चल रहा है, ओके, पीएम केयर राहत फंड चल रहा है, तो पब्लिक अगर ये फंडिंग करती है उसमें, या टैक्सेस के या लोगों के जो टैक्स के जो पैसे है वो किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय के बेनिफिट के लिए आप यूज नहीं कर सकते। स्टेट को भी यहाँ, नेशन को भी यहाँ प्रोहिबिट किया गया है, यस, यहाँ गवर्नमेंट को भी प्रोहिबिट किया गया है कि आपने जितने भी पैसे फंडिंग या टैक्सेस से लिए वो किसी धर्म या किसी समुदाय के बेनिफिट के लिए आप यूज नहीं कर पाओगे।
बढ़िया वाली लाइन थी ये। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन running on government grant cannot impart religious education or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. Okay, अब सबसे अच्छी वाली बात यह है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट की ग्रांट से चलता हो वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। ओके, और वहां पे धर्म आधारित शिक्षा भी नहीं होगी। ओके, और किसी भी स्टूडेंट को धर्म आधारित शिक्षा लेने के लिए कोई उसे कंपल्सन या कंपेल या उस पर फर्ज लागू नहीं कर सकता। ओके, और सिंपल लॉजिक इज दिस कि वो स्टूडेंट्स को कोई रिलीजियस मीट होने वाली हो तो स्टूडेंट्स को वहां गैदरिंग्स के लिए ले जाए, या ऐसी कोई रिलीजियस मीट हो रही है वहां पे स्टूडेंट को लेके जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब किसी भी चीज को कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट की ग्रांट से चल रहे हो, अगर आपकी स्कूल भी गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल है तो आपकी स्कूल भी आपको कोई भी रिलीजियस मीट में नहीं ले जा सकती। ओके, आपके विल के ऑपोज में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप जाना चाहते हो फाइन जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो अच्छी चीजें ही आप सीख के आने वाले हो। ओके, लेकिन आपको जाने का मन नहीं है तो स्कूल या उसके ट्रस्टीज या और कोई लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते, समझे? ओके, बिकॉज हियर राइट टू एनी रिलीजियन है इसी वजह से। चलिए चलते हैं नंबर 5 पर, एंड दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब चलते हैं कल्चरल और एजुकेशन राइट्स की तरफ। क्या कहता है आपने कल्चरल और एजुकेशन राइट्स? पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियंस, वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया। ओके, हमने बहुत सारे इतिहास में यह सीखा हुआ है, बहुत बार इतिहास में यह पढ़ा है कि इंडिया एक ऐसा देश है कि जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर यानी कि संस्कृति के लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया have a right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity. Okay, यहाँ के लोगों को अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, अपनी पहचान है, और अपनी पहचान से जितने भी जातीयता उनको मिली हुई है, एथनिसिटी माने जातीयता, जातीयता माने हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा एक क्लास, ओके, ऐसा एक क्लास क्रिएट हुआ हो इस कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से, तो इन सभी चीजों को प्रिजर्व करना आपकी फंडामेंटल राइट है। चलिए, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which rely on the government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language और any other reason। जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, माने वो कॉलेजेस हो या स्कूल्स हो, ओके, वो किसी भी बच्चे को, ओके, एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकती। कौन से ग्राउंड्स पे? धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्रीड यानी समुदाय के आधार पे, भाषा के आधार पे, या और कोई वजहों से वो उसको एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट ले रहे हो तो। इफ any individual appeals to vote on the grounds of religion, caste or language, then it is considered as a malpractice as per Act 123 Section 3। Okay, as per Act 123 Section 3, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति, ओके, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे और भाषा के आधार पे लोगों से वोट बटोर रहा हो या लोगों से वोट मांग रहा हो तो उसे एक मैल प्रैक्टिस मानी जाएगी, इसे एक खराब चीज मानी जाएगी एज पर दी एक्ट 123 सेक्शन 3 के अनुसार। राइट, वो कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि उनको इलेक्शन से हटाया जाए या बैन किया जाए या ऐसी कोई पनिशमेंट की जाए कि वो अगले 2 इलेक्शंस में खड़े नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह। ओके, ऐसी कोई पनिशमेंट हो सकती है एट दैट टाइम। एनी of the state can frame a law and provide the right to its citizens to form and manage any of the educational institute based on cultural and linguistic minority। ओके, यहाँ पे स्टेट कोई भी ऐसा लॉ ला सकती है जो किसके और ऐसा कुछ फॉर्म भी करवा सकती है
कि जो माइनॉरिटी, ओके, जितनी भी माइनॉरिटी संप्रदाय यहाँ पे रहते हैं, जितनी भी माइनॉरिटी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो उनकी भाषा के आधार पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर्म करवा सकती है। तो भाषा या माइनॉरिटी के आधार पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी स्टेट फ्रेम करवा सकता है, एक पर्टिकुलर प्रकार का प्रावधान करके। चलिए, द स्टेट शैल नॉट discriminate in giving educational grants and educational scholarship from the state fund to any of the linguistic or religious minority institutes। अब जितनी भी भाषा आधारित और जितनी भी माइनॉरिटी कास्ट आधारित जितनी भी एजुकेशनल संस्थानें हैं, उनको स्टेट कभी भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि भाई आप तो फलाना फलाना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, आप तो फलाना ढिमका लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, ऐसा करके उसको वो डिस्क्रिमिनेट करके उसकी ग्रांट या स्कॉलरशिप को स्टॉप नहीं कर सकता, उसकी ग्रांट और स्कॉलरशिप बंद नहीं कर सकता, राइट। भले ही वो किसी भी धर्म आधारित हो, या भले ही वो माइनॉरिटी आधारित हो, या भले ही वो किसी भाषा आधारित हो, स्टेट उसकी ग्रांट और स्कॉलरशिप को या एब्सोल्युटली कंट्रोल में या बंद नहीं कर सकती। फाइन। इन द स्टेट डिजायर्स टू टेक ओवर or confiscate the property of minority institutes, then it can do so only after giving proper returns। ओके, ऐसा हो सकता है कि अगर स्टेट ऐसा सोचे कि मुझे कोई माइनॉरिटी का जो कोई भी प्रॉपर्टी है या इंस्टीट्यूशन है वो मुझे कॉन्फिस्केट करना है, तो यस, गवर्नमेंट कैन डू दैट। ओके, पर उसके एवज में जितने भी रिटर्न्स बनते हैं उतने रिटर्न्स उनको देने पड़ेंगे। इन दिस वे important provisions in the context of education institutes have been made in the constitution। तो बस इतने सारे प्रोविजंस इसी संदर्भ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के संदर्भ में ही किए गए हैं। तो बंधारण में या अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों का प्रावधान है ही है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इतना ही रखते हैं। चलिए, बहुत जल्द मिलने वाले हैं अपने वीडियो नंबर 5, that is based on chapter number 9। Here DMs signing off. Thank you. Bye.